स्वागत सैल्यूट गाइस। क्लास 7 के चैप्टर 4 पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एयर, मतलब एयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने एटमॉस्फेयर को इतने डिटेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अच्छे से कवर कर लिया था, तो आज वही एम है, फिर से यही चीज करनी है इसके सेकेंड पार्ट को कवर करने में, वेदर और क्लाइमेट को। आज भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। किस चीज से कि वेदर और क्लाइमेट होता क्या है। हर दूसरे दिन यार ये आपको वर्ड सुनाई देता है, चाहे वो न्यूज में हो, चाहे कोई बात कर रहा हो कि आज मौसम ऐसा है, मौसम वैसा है। तो आज देख ही लेते हैं कि ये होता क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं, वेदर और क्लाइमेट, हम डेली लाइफ में इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन ये दो अलग चीजें होती है। वेदर एक बहुत ही सिंपल चीज को कहते हैं। एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में हर घंटे या हर दिन, उसको कहा जाता है वेदर। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस। The R2R day-to-day conditions of the atmosphere, उसको हम कहते हैं वेदर। वो गर्मी भी हो सकती है, उमस हो सकती है, मतलब ह्यूमिडिटी हो सकती है, प्लेजेंट मौसम हो सकता है, अच्छा जो कहते हैं ना आज मौसम सुहावना है, या ब्रीजी मौसम हो सकता है, हल्की हवा चल रही हो, तो इस चीज को हम कहते हैं वेदर। और वेदर की एक बहुत ही खास बात होती है कि हर दिन के हिसाब से वेदर चेंज हो सकता है। तो वेदर को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो क्या बनेगा, जो मैं अभी तक इतनी बार वर्ड यूज कर चुकी हूँ, मौसम। आज का मौसम कैसा है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। हो सकता है कल काफी उमस रही हो, आज मौसम अच्छा हो जाए। तो ये सब किसके अंडर में आया, वेदर के अंडर में। तो फिर अब भाई क्लाइमेट क्या होता है। जब आप किसी भी जगह की वेदर कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हो और उसका एक एवरेज निकालते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कहा जाता है क्लाइमेट। तो वेदर का ही बड़ा भाई है क्लाइमेट। जब आप वेदर को बहुत ही टाइम तक ऑब्जर्व करते हो और उसका एक एवरेज निकालते हो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो वो बन जाता है वहां का क्लाइमेट। बहुत सारी चीजें हैं जो वेदर को, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर प्रेशर और विंड। तो इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो टेम्परेचर हम डेली महसूस करते हैं वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये तो सुन लो कि टेम्परेचर होता क्या है। व्हाट इज टेम्परेचर। हवा कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। और टेम्परेचर आपको भी मालूम है फिक्स नहीं रहता है, वो तो यूं बदल जाता है चुटकी बजाते ही। काफी बार डे और नाइट का टेम्परेचर अलग होता है। रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है, दिन में ज्यादा गर्मी हो जाती है। इसी तरह से सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर चेंज होता है। समर्स में ज्यादा गर्मी होती है, विंटर्स में कम गर्मी होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर हमने बहुत आसानी से समझ लिया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। टेम्परेचर को कोई इन्फ्लुएंस करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, और वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है। आप तो कहोगे मैम नए नए वर्ड्स निकाल रही हैं। यार ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। जो भी सोलर एनर्जी अर्थ इंटरसेप्ट करता है, क्योंकि सन की एनर्जी तो चारों डायरेक्शन में फैलती है ना, हर जगह फैलती है, लेकिन जितनी सन की एनर्जी अर्थ के हिस्से में आती है उसको कहते हैं इंसोलेशन। बहुत ही सिंपल, देखा मैंने कहा था। तो ये जो वर्ड है, ये फैंसी वर्ड है इंसोलेशन, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा अर्थ पे, कहाँ ज्यादा गर्मी होगी, कहाँ ज्यादा ठंडी होगी। और ये लॉजिकल भी है। आप खुद सोचो, जहां जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी वहां उतनी ज्यादा गर्मी होगी। सन की एनर्जी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा टेम्परेचर। प्रिटी लॉजिकल, राइट। तो जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे डिक्रीज करने लगता है, मतलब सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है और पोल्स की तरफ जाते वक्त वो कम होने लगता है। और इसीलिए क्या होता है, अब तो आपको भी मालूम है, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर कम होने लगता है, क्योंकि इंसोलेशन कम होने लगता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। वहां इतनी ठंडक इसीलिए पड़ती है। अगर अर्थ का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, जो अर्थ का टेम्परेचर नेचर ने हमें बना के दिया वो हमारे सर्वाइवल के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर अर्थ का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो सबसे पहला असर पड़ेगा क्रॉप्स पे, खेती पे, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्रॉप्स होंगे जिनको एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो नहीं उग पाएंगे फिर। अब टेम्परेचर की बात कर ही रहे हैं तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको। आप गेस करो कहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सिटीज में या विलेजेस में। कहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती होगी। टेक अ वाइल्ड गेस। कर लिया, सोच लिया आंसर। ठीक है, अब मैं आपको फाइनल आंसर बताती हूँ। टेम्परेचर जो सिटीज में होता है वो विलेजेस से कहीं ज्यादा होता है, मतलब सिटीज में ज्यादा गर्मी पड़ती है। किसने किसने यही आंसर सोचा था, नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ कि डिड यू थिंक ऑफ दिस आंसर। अब उसका रीजन भी बताती हूँ मैं आपको। होता क्या है, सिटीज में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जो कंक्रीट की बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं, और बहुत सारी रोड्स होती हैं। ये बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब जो है ये सन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती हैं और गर्म हो जाती है। रात के टाइम में जब सनलाइट नहीं होती है तो ये बिल्डिंग्स और रोड्स इस हीट को रिलीज करती है। तो ये तो हो गया पहला रीजन। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। सिटीज में बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, और काफी बार वो काफी क्राउडेड भी होती है।
बहुत सारे लोग उनमें रह रहे होते हैं। तो ऐसी जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं वो अपने अंदर वार्म एयर को ट्रैप कर लेती है। जो गर्म हवा होती है वो इन बिल्डिंग्स के बीच में फंस जाती है, वो उतनी आसानी से मूव नहीं कर पाती और इसीलिए सिटीज का टेम्परेचर राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जो इतनी गर्मी पड़ती है यार, आप मेरे को बताओ कि आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ का मौसम जनरली कैसा रहता है, वहाँ पे इस टाइम के अराउंड कैसा मौसम हो रहा है, और आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? विंटर्स पसंद है, समर्स, रेनी सीजन, क्या पसंद है और क्यों? नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। आई वुड लव टू नो कि आप कहाँ से हो और कौन सा आपका फेवरेट सीजन है। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। और गर्मी की बात करते करते आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हम सोचते हैं अर्थ पे इतनी गर्मी पड़ती है, ओ माय गॉड इतना गर्म हो रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सन कितना पावरफुल है? अगर हम ये माने कि सन की जो एनर्जी है वो 200 करोड़ है, ठीक है, तो अर्थ को उसका सिर्फ 1 पार्ट मिलता है। तो आप इमेजिन करो, अर्थ ओनली गेट्स 1 पार्ट आउट ऑफ द 200 करोड़ पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी, और उतने में ही हमें इतनी गर्मी लग जाती है। कैन यू इमेजिन कि सन कितना गर्म होगा? और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, वो है सेल्सियस के बारे में। टेम्परेचर को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इस यूनिट को इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने। तो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं इन डिग्री सेल्सियस, तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये दो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स हैं जो हम जनरली मेजर करते हैं साइंस में, जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीजेस टू आइस और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बॉयल हो जाता है। और ये सब फिगर आउट किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर था वेदर और क्लाइमेट में एयर प्रेशर। जब मैंने पहली बार ये वर्ड पढ़ा था ना स्कूल में, तो मेरे को लगा एयर प्रेशर क्या होता है यार, एयर कहाँ हम पे प्रेशर डालता है? लेकिन डालता है, आपको नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे ऊपर एयर होती है वो हमारी बॉडीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। एयर प्रेशर को अगर हम डेफिनेशन फॉर्म में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। तो एयर अर्थ के सर्फेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। लेकिन सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें अगर इतना प्रेशर पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो वो हमें मालूम क्यों नहीं पड़ रहा? व्हाई कांट वी फील इट? इसके बेसिकली 2 रीजन है। पहला रीजन है कि एयर हर डायरेक्शन से हमारी बॉडी पे प्रेशर डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को ही काउंटर कर दे रहे हैं। और दूसरा रीजन है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर डालती है एयर पे। अगर आप ये सोचो, एक बॉडी है जिसको चारों तरफ से कोई ऐसे प्रेस कर रहा हो, लेकिन वो बॉडी वापस एक फोर्स लगा रही हो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो फोर्स कहीं ना कहीं बराबर हो, तो उस बॉडी में कोई भी चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाई वी कांट फील एयर प्रेशर ऑन अस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने लगोगे, वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होने लगता है। इसीलिए अगर आप फ्लाइट में बैठे हो तो आपने सुना होगा, जो एयर होस्टेस हैं वो पहले अनाउंसमेंट करती हैं कि अगर एयर प्रेशर ड्रॉप करेगा कैबिन का, तो वो मास्क नीचे आ जाएंगे और आपको वो लगाने पड़ेंगे। देखा है ना? तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एरोप्लेन इतनी हाइट पे उड़ रहे होते हैं और हाइट के साथ प्रेशर नीचे आने लगता है। तो आप इस तरह से इस पॉइंट को याद रख सकते हो कि एज यू गो अप इन हाइट, एयर प्रेशर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा एयर प्रेशर कहाँ पे होता है? सी लेवल पे होता है। और जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होने लगता है। अब एयर प्रेशर एक ऐसी चीज पे डिपेंड करता है जिसको हम पढ़ चुके हैं। वो क्या है? टेम्परेचर। किसी भी गिवन प्लेस पे एयर प्रेशर कितना होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। जिस दिन मौसम बहुत वेट होता है, क्लाउडी स्काईज होते हैं, बारिश का जैसा माहौल हो रहा होता है, उस दिन एयर प्रेशर कम होता है। और जिस दिन क्लियर सनी स्काईज होते हैं, बढ़िया धूप वूप निकली होती है और बादल नहीं होते हैं, आसमान साफ होता है, उस दिन एयर प्रेशर ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है हम समझ लेते हैं। फिर से बहुत ही लॉजिकल है, बहुत सिंपल वे में आप समझ पाओगे इसको। कहीं पे भी जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे क्लियर स्काईज होंगी, धूप अच्छी खासी निकली होगी, तो धूप ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर अपने आप हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? वहाँ की जो हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी। और गर्म हवा क्या करती है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गर्म हवा लाइट हो जाती है और वो राइज करती है। जहाँ पे भी वो राइज करती है वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां से अगर एयर हट गई तो उसका प्रेशर तो कम हो गया ना, खत्म हो गया वहां से। अगर कोई चीज आपने हटा दी और वहां से प्रेशर खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया? एक लो प्रेशर एरिया, वहां पे प्रेशर लो हो गया। अब ये जो लाइट एयर जहां ऊपर गई थी, वहां से भी उसने जो कोल्ड एयर होगी उसको डिस्प्लेस किया होगा, है ना, वहां से हटाया होगा। वहां से तो वो हट गई बेचारी कोल्ड एयर, लेकिन है तो वो भारी। अब भारी एयर है तो कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि भारी चीज नीचे की तरफ आती है और लाइट चीजें ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जहां पे भी ये हैवी एयर सिंक होती है, वहां पे ये एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। और जिन भी जगहों पे टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिस दिन मौसम बहुत वेट होता है, क्लाउडी स्काईज होते हैं, बारिश का जैसा माहौल हो रहा होता है, उस दिन एयर प्रेशर कम होता है। और जिस दिन क्लियर सनी स्काईज होते हैं, बढ़िया धूप वूप निकली होती है और बादल नहीं होते हैं, आसमान साफ होता है, उस दिन एयर प्रेशर ज्यादा होता है।
ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि एयर हमेशा एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज। और अभी हमने पढ़ लिया कि कैसे लो प्रेशर एरियाज क्रिएट होते हैं और कैसे हाई प्रेशर एरियाज क्रिएट होते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तो अर्थ के बारे में था। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे मून के बारे में पूछूं तो आप क्या बताओगे? एयर प्रेशर ऑन द मून कैसा होता हो? यार ये तो एक ट्रिक क्वेश्चन था। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मून पे कोई एयर ही नहीं होती तो एयर प्रेशर कैसे होगा? सिंस देयर इज नो एयर ऑन मून, इसलिए मून पे कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता है। यही रीजन है कि एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। आपने देखा है एस्ट्रोनॉट्स की कभी भी फोटो देखी होगी तो वो एक बहुत ही वियर्ड सा व्हाइट कलर का बहुत स्पेशल सा सूट पहनते हैं। ये प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स होते हैं जो एयर से भरे हुए होते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है बताओ? जब वहां पे एयर ही नहीं है तो ये इतना प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं? आपको याद है एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर लगाती है एयर पे, है ना? तो बॉडी को तो नेचर ने ऐसा ही बनाया है कि वो हमेशा काउंटर प्रेशर लगाती रहेगी। अब बॉडी को तो नहीं मालूम कि नाउ दैट आई एम गोइंग टू द मून तो वहां पे मुझे प्रेशर नहीं लगाना है। वो तो अपना नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यू करेगी और काउंटर प्रेशर लगाती रहेगी। लेकिन क्योंकि मून पे कोई एयर ही नहीं है तो देयर विल बी नो प्रेशर जो बॉडी के प्रेशर को काउंटर कर पाए। इस तरह से क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो बॉडी के प्रेशर की वजह से बर्स्ट हो जाएंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसा सूट पहनते हैं जिसके अंदर एयर होती है जो बॉडी के नेचुरल प्रेशर को काउंटर कर पाए, जैसे हम अर्थ पे करते हैं। वेदर और क्लाइमेट का अगला फीचर है विंड। विंड के बारे में शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ मैं आपको। विंड का जो नाम रखा जाता है वो वहां से रखा जाता है जहां से विंड चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विंड है जो वेस्ट के डायरेक्शन से आ रही है तो उसको कहा जाता है वेस्टर्ली। तो विंड का नामकरण ऐसे होता है। अब जब हम बेसिक्स पढ़ ही रहे हैं तो अब पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज विंड। यार कुछ भी नया नहीं है, जो अभी मैंने पढ़ाया था ये वही चीज है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब भी एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, उस मूवमेंट को, उस एयर के मूवमेंट को कहा जाता है विंड। So wind is simply the movement of air from high pressure areas to low pressure areas. हम विंड को देख नहीं पाते लेकिन अपनी डेली लाइफ में उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी कभी विंड जो होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है तो हमें वो स्पेशली मालूम पड़ती है। 3 तरह की विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स में कौन कौन आता है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। इन तीनों विंड्स को कहा जाता है परमानेंट विंड्स। और इनका नाम परमानेंट क्यों पड़ा? क्योंकि ये पूरे साल कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स। तो इन तीनों को याद रखिएगा, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। दूसरी होती है सीजनल विंड्स। आपको इनके नाम से मालूम पड़ रहा है ये सीजन के हिसाब से चेंज होती होंगी। कैसे? ये अलग अलग सीजन्स में अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। जैसे कि मॉनसून्स इन इंडिया, जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो सीजनल विंड्स होती हैं। इसीलिए आपने देखा उनका जो नाम है वो किसी डायरेक्शन पे नहीं रखा गया, क्योंकि वो सीजन के साथ अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तीसरी विंड्स होती हैं लोकल विंड्स। इनकी 2 खासियत होती है। इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हो सकता है दिन के किसी टाइम पे या ईयर के किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो करती हैं। और दूसरा, ये किसी छोटे रीजन को कवर करती हैं, बस दे फ्लो इन अ स्मॉल एरिया। इसके एग्जांपल्स हैं लैंड एंड सी ब्रीज, ये सिर्फ कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। और लू वो गर्म हवाएं होती हैं जो स्पेशली इंडिया की नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्लो करती हैं और जनरली ये दोपहर के टाइम में ब्लो करती हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम में ईयर के, पूरे साल नहीं ब्लो करती हैं, सिर्फ गर्मियों में, और दिन में भी जनरली दोपहर के टाइम पे। विंड अच्छी चीज है, बहुत अच्छा लगता है जब अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन विंड कैन ऑल्सो बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। इसी का एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होता है साइक्लोन।
इंडिया में एक स्टेट है ओडिशा। अनफॉर्चुनेटली ओडिशा में बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। ये साइक्लोन्स वो होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट करते हैं। जैसे कि 1999 में 17-18 अक्टूबर को एक साइक्लोन आया था जिसने उड़ीसा के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया था। एक और सुपर साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर फिर से 1999 में। इसने तो उड़ीसा के बहुत सारे एरियाज में बहुत तबाही मचाई। जितने भी डैमेज कॉज हुए थे उसके रीजंस बेसिकली 3 थे। विंड की वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज। विंड की वेलोसिटी मतलब विंड कितनी तेजी से ब्लो कर रही। उस समय के टाइम पे ऐसी विंड चल रही थी जो ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और ऐसी विंड्स 36 आवर्स तक रही। मतलब एक दिन से भी ज्यादा 36 आवर्स तक इतनी तेज हवाएं चलती रही। बहुत सारा डैमेज तो इन्हीं विंड्स ने कॉज कर दिया था। ट्रीज, कच्चे घर ये सब टूट गए, पावर सप्लाई कट गया, टेलीफोन लाइंस कट गई। साइक्लोन की वजह से 3 दिन तक लगातार बहुत ज्यादा बारिश होती रही। इस बारिश की वजह से ओडिशा की जो मेजर रिवर्स थी वहां पे फ्लडिंग हो गई। और क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही थी और आपको मालूम है ओडिशा जो है वो सी के बगल में, तो इतनी तेज हवाओं की वजह से बहुत ऊंची ऊंची टाइड्स बन रही थी। इतने ऊंचे टाइड्स आ रहे थे जो ओडिशा में अंदर 20 किलोमीटर्स तक अंदर लैंड पे आ गए। इन टाइड्स ने भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया। काफी बार जो टाइड्स की हाइट थी वो 7 to 10 मीटर्स लंबी हो रही थी। सो दे वर ह्यूज टाइड्स। इस साइक्लोन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दिए हुए आपके चैप्टर में। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, आप उसके डिटेल्स पढ़ सकते हो। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छी चीज होती है। आप उसको पढ़ के एक्सपीरियंस कर पाओगे, समझ पाओगे कि उस समय कितना डेवस्टेशन हुआ होगा। और इसके साथ आते हैं हम अपने लास्ट फीचर पे जो है मॉइस्चर। अर्थ पे जो भी वाटर बॉडीज हैं या लैंड पे जो भी वाटर है, वहां से जब वाटर इवेपोरेट करता है, वहां से भाप की तरह उड़ता है, तो वो वाटर वेपर बन जाता है। किसी भी टाइम पे एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर हम कह रहे हैं कि आज बहुत ही ह्यूमिड दिन है, मतलब आज उमस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एयर में वाटर वेपर बहुत ज्यादा। अब एयर और वाटर वेपर का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताती हूँ मैं आपको। जैसे जैसे एयर गर्म होती जाती है वैसे वैसे उसका वाटर वेपर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। तो गर्मियों में इसीलिए आपने देखा होगा उमस बहुत होती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है और उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वो अपने अंदर ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर पाती है और ज्यादा वाटर वेपर मतलब ज्यादा ह्यूमिडिटी, ज्यादा उमस। ह्यूमिड डेज पे क्या होता है, हमको पसीना बहुत आता है, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूखने में बहुत टाइम लेते हैं और जो हमें स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है वो जल्दी से इवेपोरेट भी नहीं होता, क्योंकि एयर में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि वो और पानी नहीं ले पाती। हवा का ये जो भी वाटर वेपर होता है ये जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है हाइट में, वो ठंडा होने लगता है। इट स्टार्ट्स कूलिंग। ये वाटर वेपर जब कूल होती है, कंडेंस होती है, मतलब भाप जो है जब वो कंडेंस होती है तो वो क्या बनाती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदे बनाती है पानी की। और बहुत सारी ऐसी बूंदे अगर इकट्ठा हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं। क्लाउड्स कुछ नहीं होते, दे आर मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यही हवा में जो वाटर वेपर था, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलके बना देती हैं क्लाउड्स। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं और हवा में फ्लोट नहीं कर पाती, अपनी वेट की वजह से वो हवा में अब नहीं टिक पा रही हैं, तब वो प्रेसिपिटेशन की तरह नीचे अर्थ पे गिरने लगती है। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन, बारिश जो होती है वो, स्नो, स्लीट, हेल, जो ओले गिरते हैं या स्नो गिरती है, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। किसी भी फॉर्म में ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये वापस अर्थ पे आ जाते हैं। अब यहीं पे आपको एक और रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर बता दूं, ये आपके एग्जाम में आने के फिर से बहुत चांसेस हैं। काफी बार आपने देखा होगा जब एरोप्लेन उड़ते हैं तो उसके पीछे एक व्हाइट कलर का एक ट्रेल छोड़ जाते हैं। स्काई में कुछ व्हाइट व्हाइट ऐसे लंबा सा दिखता है। वो क्या होता है, एरोप्लेन का जो इंजन होता है उसने जो मॉइस्चर रिलीज किया होता है वो कंडेंस हो जाता है और तुरंत क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। और वाटर ड्रॉपलेट्स जब साथ में इकट्ठा हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे क्लाउड्स जैसे लगने लगते हैं। ऐसा हम तब देख पाते हैं जब एयर की मूवमेंट नहीं होती ज्यादा। अगर एयर मूव नहीं कर रही होती है तो ये जो छोटे छोटे क्लाउड्स बनते हैं इनको कुछ टाइम तक डिस्टर्बेंस नहीं होता, ये वैसे जैसे बने होते हैं वैसे ही रहते हैं और इसलिए हम उनको देख पाते हैं। अगर एयर मूव कर रही होगी तो वो तुरंत अपनी जगह से हट जाएंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे, फिर ऐसे ट्रेल जैसे हमको नहीं दिखेंगे। मॉइस्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है रेन। जब हम मॉइस्चर की बात करें और रेन की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भी प्रेसिपिटेशन जो है वो अर्थ पे आता है इन लिक्विड फॉर्म, उसको कहा जाता है रेन। जितना भी ग्राउंड वाटर है, जो अर्थ के नीचे का वाटर होता है, अर्थ की सरफेस के नीचे, वो रेन वाटर की वजह से आता है। रेन वाटर अर्थ की सरफेस पे आता है और सॉइल जो है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो बन जाता है ग्राउंड वाटर। मैकेनिज्म की बेसिस पे बेसिकली 3 तरह की रेनफॉल्स होती हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। रेन के अलावा जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं और भी तरह की प्रेसिपिटेशंस होते हैं, जैसे कि स्नो, स्लीट, हेल मतलब बर्फ, ओले, इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं।
लेकिन लिक्विड फॉर्म एक ही होता है, वो होता है रेन। रेन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, मतलब इमोशनल अटैचमेंट और ये सब तो होता ही है। चाय पकौड़े खाने का मजा भी सबसे ज्यादा रेन में ही आता है। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेन जो है वो ग्राउंड वाटर कैसे बनता है। जब सॉइल पे रेन पड़ती है और वो पानी धीरे धीरे सॉइल के थ्रू नीचे ग्राउंड में चला जाता है, तो वो बन जाता है ग्राउंड वाटर। लेकिन क्योंकि आजकल इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो जो ओपन ग्राउंड्स हैं, जो सॉइल है, वो तो देखने ही नहीं मिलती। तो ये जो रेन वाटर है, ये ग्राउंड के अंदर जाने के बजाय नालियों में चला जाता है। यहाँ पे एक और फैक्टर है, प्लांट्स जो होते हैं वो रेन वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को होल्ड करती हैं और उसकी वजह से सॉइल भी टिकी रहती है, एंड दैट इज हाउ प्लांट्स हेल्प इन प्रिजर्विंग वाटर। लेकिन क्योंकि जब हिल्स के साइड पे आप पेड़ों को काट देते हो, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो पानी को रोक सके। जब रेनफॉल आती है और पानी नीचे गिरता है, तो पहले क्या थे, ट्रीज थे, तो वो रोक लेते थे। उनके रूट्स की वजह से पानी जब तक नीचे पहुंचता उससे पहले वो अब्सॉर्ब हो जाता था। लेकिन अभी क्योंकि ट्रीज नहीं है, बेयर माउंटेन्स हैं, तो रेन वाटर पूरा नीचे आ जाता है और नीचे के जो एरियाज हैं काफी बार वहां पे फ्लडिंग हो जाती है। तो आप देख रहे हो रेनफॉल जो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है अर्थ की सरफेस के लिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू फ्रेश वाटर अर्थ की सरफेस पे आता है। अगर बारिश कम होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से, जैसे कि पानी की कमी होने लगती है, ड्राउट्स होने लगते हैं, सूखा पड़ने लगता है, क्रॉप्स को पानी नहीं मिल पाता, फिर आगे चल के फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर रेनफॉल कम होती है तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी फ्लडिंग होने लगती है, बाढ़ आने लगती है, और वो भी अच्छी चीज नहीं। नेचर ने बैलेंस बनाया था और वो बैलेंस हमें मेंटेन करना होगा अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं। तो लास्टली हम पढ़ते हैं मेजरमेंट के बारे में। जितने भी फीचर्स अभी तक हमने पढ़े, इन सबको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, थ्रू अ थर्मोमीटर, ये तो आपको मालूम ही है। थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, दैट इज मेजर्ड बाय अ बैरोमीटर। कितनी बारिश हुई है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय अ रेन गेज। उस इक्विपमेंट को कहते हैं रेन गेज। ये हमें बताता है कि कितनी बारिश हुई है। और हवा के डायरेक्शन को पता लगाने का तरीका है विंड वेन। एक विंड वेन होता है, हवा जिस डायरेक्शन में चल रही होती है वो उसको उसी डायरेक्शन में मोड़ देती है। तो आपको मालूम पड़ जाता है कि अच्छा, हवा यहाँ से चल रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। एंड स्पेशल थैंक्स टू हमारे वो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लेक्चर्स में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ट्रस्ट अस गाइज, ये सिर्फ आपकी वजह से है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू कि वी आर स्टिल डूइंग दिस, वरना शायद हम ये कब का छोड़ चुके होते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो जनरली कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, किस चीज का वेट कर रहे हो यार आप? अगर पसंद आया है, अगर ये लेक्चर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो एक छोटा सा जेस्चर आपके पार्ट में, विच इज नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग, वो करने में क्या जाता है? Show us some love. I'll see you guys next time with the next chapter. तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। I'll see you guys next time. Bye bye.